अस्सलाम वालेकुम। एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी के लेक्चर 28 में खुशामदीद। आज हमारी जर्नल डिस्कशन होगी अबाउट इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट बाय यूजिंग मिक्स मेथड। प्रीवियस हम लेक्चर नंबर 24 में इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि वेरिएबल को मेजर करने के लिए एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है। हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी हमारे पास अगर क्वेश्चनियर की बात करते हैं तो तीन तरह से हम क्वेश्चनियर को डेवलप करते हैं। एक तो हमारे पास क्वेश्चनियर होता है अडॉप्टेड, यानी हम एज इट इज प्रीवियस एक ऑलरेडी एग्जिस्ट क्वेश्चनियर को उठा के हम अपने रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। सेकंड इज अडेप्टेड, जिसमें हम लिटिल बिट या स्लाइड चेंज करके हम उस क्वेश्चनियर को यूज करते हैं। एंड थर्ड इज डेवलप्ड क्वेश्चनियर। तो ये हम आज बात कर रहे हैं डेवलप्ड क्वेश्चनियर के ऊपर कि हम किस तरीके से क्वेश्चनियर को डेवलप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 21 के अंदर हमने रिसर्च चॉइसेस की भी बात की थी। तो रिसर्च चॉइसेस में हमारे पास तीन मेथड थे, मोनो मेथड, मिक्स मेथड एंड मल्टी मेथड। तो मिक्स मेथड के ऊपर हमने काफी डिस्कशन की थी, जिसमें पढ़ा था कि ऐसा मेथड जिसमें बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा यूज हो, यानी दोनों मेथड को हम कंबाइन करके जब यूज करेंगे रिसर्च स्टडी के अंदर तो वो हमारा मिक्स मेथड कहलाएगा। अब हम मूव करते हैं कि किस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन बिफोर इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस का आंसर होना बहुत जरूरी है। जब हम इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर और उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, और इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल है, क्या इंस्ट्रूमेंट बेस कर रहा है किसी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर, क्या इंस्ट्रूमेंट प्रीवियस स्टडी के अंदर यूज हो चुका है। इन तीनों पॉइंट्स को सामने रखते हुए हमने ये भी बताना है कि वो कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं उस स्टडी के अंदर जो कि रिलेटेड है टू ईच अदर, और क्या हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उससे जो स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो हमारे पास जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो सफिशिएंट होगा, मतलब कि वो हमारे जो स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उससे फुलफिल हो सकेंगे, और हम किस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें बायसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। हम बिल्कुल फ्री तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही होती है कि बायसेस को मिनिमाइज किया जाए। बायसेस मीन के जो रिसर्चर के पर्सनल ओपिनियंस या जो इम्पोर्टेंस है उसको कम से कम किया जा सके। अब इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट के बहुत से स्टेप्स हैं, कोई एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं। इसके मेनली 8 स्टेप्स हैं और जनरल फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं। पहले हमारे पास जो स्टेप होता है कि डिटरमिन व्हाट टू मेजर। हमने डिटरमिन करना है कि हम किसको मेजर करने जा रहे हैं। हमारे पास वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। जब हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास आइटम्स होते हैं, तो हमारे पास जो आइटम्स है क्या वो उस वेरिएबल को मेजर कर रही है, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। थर्ड के ऊपर सेलेक्ट रिस्पॉन्स ऑप्शन फॉर्मेट। यहाँ पे हम यूज करते हैं कि जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, वो लिकर्ट स्केल है, वो 5 लिकर्ट स्केल है। अगर 5 लिकर्ट स्केल है तो उसमें स्ट्रांगली एग्री, फिर एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री आ जाएगा। अगर 7 लिकर्ट स्केल है, 10 लिकर्ट स्केल है, 12 जो भी है एज पर, तो यहाँ पे सेलेक्ट रिस्पॉन्स ऑप्शन फॉर्मेट की बात की जाएगी। फोर्थ के ऊपर एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ आइटम। जब हम आइटम्स जो है वो लिखते हैं तो उसके ऊपर एक पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, वो उन आइटम्स का रिव्यू करते हैं कि आया
और इसमें जो भी आइटम वगैरह होते हैं उसको रेक्टिफाई किया जाता है। कंसीडर वैलिडेशन आइटम, ठीक है, वैलिडिटी को चेक किया जाता है। वैलिडिटी मीन इंटरनल जो उनकी एक्यूरेसी होती है आइटम्स के अंदर, उनको चेक किया जाता है। इसके बाद 6 स्टेज के ऊपर हम एडमिनिस्टर आइटम्स हैं, और 7 के ऊपर हम एवेल्युएट करते हैं आइटम्स को, और 8 स्टेप के ऊपर यानी स्टेप 2 से लेकर स्टेप 7 तक जितनी भी हमें जरूरत होती है हम उसको बार बार रिपीट करते हैं एज पर और नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर हम इस तरह से अपना रिसर्च इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं। तो हम एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये जो हमारा लेक्चर है ये एक ओवरव्यू है अबाउट इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट, और इसमें जो भी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसकी डिटेल में एट द एंड के ऊपर जो चैप्टर 4 है हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें उसकी एक एक चीज को डिटेल में और डीपली जो है उसको एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको एक ओवरव्यू समझ के आप इसको जो है वो लर्न कीजिएगा। और इसमें मतलब कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी फर्स्ट टाइम के लिए आपको ये बहुत डिफिकल्ट थोड़ी सी लगेंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम एक एक पॉइंट को एट द एंड के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास ये एक डॉक्टर जुनेद उनका रिसर्च थीसिस का एक स्ट्रक्चर है जो कि उन्होंने अपने रिसर्च थीसिस के अंदर इन टेस्ट को यूज किया है। हम इसको एज अ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जब हम बात करेंगे मिक्स मेथड की तो 2 वेज हमारे पास आ जाएंगी। एक हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड और सेकंड इज क्वांटिटेटिव फेस आ जाएगा हमारे पास मेथड। तो फर्स्ट के ऊपर हमारे पास कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तो इट्स मीन के वेरिएबल के दरमियान जो डिफरेंस है या उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है या उनके दरमियान जो सिमिलरिटीज है हम उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे सेट थ्योरी होती है, हम उसको के बेस के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास डिसजॉइंट है, सबसेट है, ये तमाम चीजें हम देख रहे होते हैं। बेसिकली ये स्टेप्स हैं, टेस्ट्स हैं हम जो लगाते हैं और ये मेथड्स हैं। सेकंड के ऊपर हम लिटरेचर के अंदर डेफिनेशन जो हमारे पास है ऑलरेडी वेरिएबल 1 की 2 की 3 की जितनी भी हमने अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर यूज की होती हैं हम उसको जो है वो डेफिनेशन जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, अपने लेके आते हैं अपने रिसर्च के अंदर कि इनके डेफिनेशंस क्या है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज हुए हैं, आइटम यूज हुए हैं, हम उसको देख रहे होते हैं और क्रॉस कंपैरिजन एनालिसिस कर रहे होते हैं थीम्स के दरमियान। अब हम क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर जब बात करेंगे, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। जब हम इंटरव्यू की बात करेंगे तो उसमें सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेथड यूज कौन सा कर रहे हैं क्वालिटेटिव में, इन डेप्थ इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। स्टिमुलाई सैम्पलिंग की जब हम बात करेंगे तो इट्स मीन जब हम अपने रिस्पोंडेंट से डेटा ले रहे हैं तो हम उसमें वेबसाइट्स को या कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी कमर्शियल को यूज कर रहे हैं और उसके बेस के ऊपर हम जो है वो अपने रिस्पोंडेंट से जो है उसका रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं, तो इसको हम स्टिमुलाई सैम्पलिंग कहेंगे। पार्टिसिपेंट सैम्पलिंग जब हम क्वालिटेटिव मेथड को यूज करेंगे तो उसमें नॉर्मली तौर पे हम जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग या फिर जो पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग भी ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च जजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और उसको देख के फिर इस टेक्निक्स को यूज किया जाता है। मेमो राइटिंग जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्ट होता है और उस ट्रांसक्रिप्ट के बेस के ऊपर हम मेमो राइट करते हैं, उसी में से हम मेमो राइटिंग होती है और एट द एंड के ऊपर हम उसकी समरी शीट बनाते हैं। समरी शीट में जो फिजिकल अपीयरेंस के रेलेवेंट या जो भी रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया उस फेनोमेना के अंदर वो तमाम चीजें जो होती हैं वो उसमें लिखी जाती हैं। इसके बाद जो कैटेगरी थीम और कैटेगरी भी इसको हम कहते हैं, कोड होता है, कोड से हम थीम जो है वो जनरेट करते हैं और उस थीम के बेस के ऊपर हम आइटम्स लिखते हैं। आइटम्स वो होती हैं जिसको हम रिस्पोंडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बेस के ऊपर हम रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं, यानी डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब जब हम आइटम्स लिखते हैं तो उसमें हमारे पास पैनल होता है, पैनल जो एक्सपर्ट्स का होता है 3, 5, 7 जितना भी है
वो उसको रिव्यू करते हैं और उसमें से अगर किसी तरह की डिफिकल्टी या कोई एम्बिग्विटी है उसको रेक्टिफाई किया जाता है और उसमें हिट रेशियो की टेक्निक जो है उसको यूज किया जाता है। कंटेंट रिलेटेड वैलिडिटी एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फेस वैलिडिटी इसकी क्या है और आइटम्स की वैलिडिटी क्या है। ठीक है, वैलिडिटी बेसिकली जो आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, सॉरी इंटरनल एक्यूरेसी जो होती है उसको चेक किया जाता है। और अगर हमारे पास कोई नेटिव मतलब के आइटम्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट्स है, तो इस सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट रिव्यू के तौर पे जब हम वैलिडिटी को चेक करते हैं तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक आपके पास आइटम्स हैं वो इंग्लिश में है और आप उसको मतलब कि उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं उर्दू के अंदर। तो जब आप उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो आपने उसी मतलब कि जो वर्ड्स की मीनिंग बन रहे हैं इंग्लिश के अंदर उस वही उर्दू में भी होनी चाहिए। तो जब आप इस तरह करेंगे तो ये आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। और जब आप उर्दू से इसको इंग्लिश की तरफ मूव करेंगे उस ट्रांसलेशन को और वर्ड भी सेम हो तो इसको हम बैकवर्ड कहते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है ताकि मीनिंग्स में और वर्ड्स के अंदर जो है या उसके अंडरस्टैंडिंग में जो रिस्पोंडेंट्स को किसी तरह की एम्बिग्विटी ना हो। इसको हम डबल स्टेज भी कह देते हैं, यानी हमने बहुत वे से गुजारना होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो अपना क्वेश्चन ईयर है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जब हम क्वांटिटेटिव फेज के ऊपर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर वैलिडेशन ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जब हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, नया इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो फर्स्ट के ऊपर सैंपलिंग है। अब सैंपलिंग में आपके पास क्या होता है, सैंपल साइज के ऊपर हम ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं और कन्वीनियंस सैंपलिंग को यहाँ पे यूज किया गया है। पायलट टेस्ट क्या होता है कि फर्स्ट हमने इंस्ट्रूमेंट को देखना होता है, इसके वैलिडिटी को, कि आया जो हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है, मतलब कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ जितनी भी हमारे पास टोटल सैंपल के बेसिस के ऊपर हम इसमें से एक पोर्शन लेना होता है 100। अगर फॉर एग्जांपल 500 है या 600 हमारा सैंपल साइज है तो उसमें से 50 या 100 का हम क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन ईयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्वेश्चन ईयर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर हम उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं और उस डेटा के बेस के ऊपर फिर जो हम एवेल्यूएशन करते हैं वो हमारा पायलट सर्वे होता है। इसमें हमारे पास स्केल है कि 0.7 से हो या इससे बहुत हो एक्सेप्टेबल है। इसकी कट ऑफ जो है मिनिमम जो है 0.6 है, अगर उससे लेस है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है उन आइटम्स को। इसके बाद रिलायबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो रिलायबिलिटी में हमारे पास क्रोनफा अल्फा का टेस्ट लगाया जाता है और कंपोजिट रिलायबिलिटी जो है वो हम सैम के अंदर लगाते हैं। रिलायबिलिटी बेसिकली हम चेक करते हैं यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए रिलायबिलिटी टेस्ट लगाया जाता है। फिर वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं तो वैलिडिटी में हमारे पास कंटेंट कन्वर्जेंट वैलिडिटी की हम बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के बाद फिर हम कंटेंट वैलिडिटी की बात करेंगे। तो मतलब कि हमने यहाँ पे वैलिडिटी को चेक करना होता है और इसमें फैक्टर लोडिंग के ऊपर हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है, उसकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी उनकी क्या है। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव में जब हम जाएंगे तो डिस्क्रिप्टिव में मेनली हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस वगैरह आ जाते हैं, हमने उसको डिस्क्राइब करना होता है। फिर रिलायबिलिटी ऑफ द वेरिएबल इन स्लाइड्स है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी है, कोरिलेशन और मल्टीकोलिनियरिटी। हमने फैक्ट देखना होता है कि हमारे पास जो है वो 0.9 से अबाउट जो दो कंस्ट्रक्ट के दरमियान है वो उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। कॉमन मेथड बायस भी हमने देखना होता है यहाँ पे, जिसके लिए हम हार्मन सिंगल फैक्टर टेस्ट लगाते हैं और कंफर्मेटरी एनालिसिस भी हम लगाते हैं यहाँ पे सैम के अंदर, सीबी सैम। अब हम मूव करते हैं मॉडल फिट के ऊपर। जब हम मॉडल फिट एनालिसिस विद अदर वेरिएबल देखते हैं तब भी हमारे पास सेम ही तरीका कार होता है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ये हमारे मेथड्स हैं जो कि हम यूज करेंगे। रिलायबिलिटी ऑफ द अडॉप्टेड कंस्ट्रक्ट्स हैं, तो उसमें क्रोनफा अल्फा और कंपोजिट रिलायबिलिटी हम चेक करेंगे। कोरिलेशन बिटवीन कंस्ट्रक्ट है,
और इसमें हम कार्ल पेयरसन कोरिलेशन टेस्ट को यूज़ करेंगे। वैलिडिटी की हम बात करेंगे तो EFA हमारे पास होगा, और वैलिडिटी इसमें CFA की हम बात करेंगे, यानी कन्वर्जन डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। और मॉडल फिट और हाइपोथेसिस टेस्ट की जब हम बात करेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट, जिसमें हमारे पास रिग्रेशन वगैरह भी आ जाता है, तो और मल्टी रिग्रेशन इसकी भी हम बात करेंगे। और हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे क्या या वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और एट द एंड के ऊपर हम क्रॉस एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ताकि हम जो लिमिटेशन वगैरह हैं उसको ओवरकम किया जा सके। तो बेसिकली ये तमाम टेस्ट जो है वो हम, और इसमें कुछ और भी चीजें हैं वो हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसी कोर्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। इसमें जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, वो ये है कि हम इंशाल्लाह आपको इसके तमाम जो एमओस का SPSS का ट्यूटोरियल, इम्तियाज खान और एमओस का और PLS स्मार्ट जो है स्मार्ट PLS, उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैंने 1 by 1 जो है वो तमाम चीज़ों को ना ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो इंशाल्लाह ये तमाम ट्यूटोरियल आपको अवेलेबल होंगे, और अगर आप उन तमाम ट्यूटोरियल को देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिकल तौर पर चीज़ों को नहीं करते तब तक आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। और रिसर्च जो है वो तमाम काम जो है हमारे इस कोर्स का मकसद भी यही है कि हम इसको प्रैक्टिकल वे से देखें और प्रैक्टिकल वे से हम इसको अंडरस्टैंड करें। तो इन तमाम ट्यूटोरियल्स वगैरह को आप ज़रूर देखें और उनसे लर्न करें। अल्लाह हाफिज़।